विद्यार्थी मित्रों, आज हम आरंभ करने वाले हैं 12वीं अर्थात जूनियर कॉलेज सेकेंड ईयर के लिए महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम मंडल की पहली कविता, जिसका नाम है नवनिर्माण। इसके कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कराते हैं। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्रामीण समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। आपका निधन सन 2007 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियों में धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, ये आपके कविता संग्रह हैं। देशकाल, यह आपका कहानी संग्रह है तथा दैनंदिनी नाम की आपने डायरी भी लिखी है। हम जिस विधा से परिचित होने जा रहे हैं उस विधा का नाम है चतुष्पदी। इस विधा का हम संक्षेप में परिचय देखेंगे। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है, जिसे अंत्यानुप्रास भी कहा जा सकता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा वे देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय प्राप्त करने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह कवि का चित्र आपको दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है तथा हम देखते हैं पहले पृष्ठ पर उनकी 2 चतुष्पदियां हैं। ये चतुष्पदियां निम्न प्रकार से हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यही, यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं जा सकते हैं।
अगली चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, कम भी काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बने सबके, उठ पड़े न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ में संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। प्रस्तुत चतुष्पदियाँ त्रिलोचन शास्त्री जी की चुनी हुई कविताएं संग्रह से उद्धृत की गई हैं। अब हम देखते हैं कि इस कविता में कौन कौन से कठिन शब्द हैं, उन पर हम विचार करेंगे। पहला शब्द है व्योम, जिसको आकाश गगन कहा जा सकता है। दूसरा शब्द है सिद्धि, जो सफलता यशस्विता के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा शब्द है सहचर, साथ साथ चलने वाला मित्र, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। मीत मतलब मित्र या दोस्त। इसके उपरांत हम देखते हैं कि स्वाध्याय में आकलन में पहले प्रश्न में के उप प्रश्न में पूछा है, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है, किसके लिए होता है बल? देखें, यहाँ बताया गया है कि बल सताने के लिए नहीं होता, अपितु बल न्याय देने के लिए होता है, न्याय दिलाने के लिए होता है। आकलन के प्रश्न पहले में दूसरा उप प्रश्न है, जिसे मंजिल का पता होता है, पता रहता है, वह क्या करता है? देखें इसे, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। अब यहाँ देखिए, जिसे मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि जिसे अपनी मंजिल का पता होता है, उसी को मंजिल के रास्ते पर चलते समय अनेक संकट आते हैं और वही आगे चल करके अपना इतिहास बनाता है। इसमें प्रयुक्त शब्द संपदा है, नीति और बल, ये दो शब्द आए हैं। तो प्रश्न दूसरा यह कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखिए, नीति इस शब्द को अलग अलग उपसर्ग लगा दें तो व्याकरण की दृष्टि से देखिए, प्र परा अपसम अनु अवनि सन्निर दुस दुरवी अधिपरि उप, ये उपसर्ग होते हैं। इसमें से सुनीति या अनीति
या प्रणीति, ऐसे अनेक शब्द इससे बन सकते हैं। तो एक शब्द हम यहाँ कहते हैं सुनीति। सुनीति मनुष्य को महान बनाती है। अगला शब्द है बल। बल शब्द को भी अलग अलग उपसर्ग लगाने से इसके भी अर्थ बदलते जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बल, इस शब्द को प्र उपसर्ग लगाने से शब्द होता है प्रबल, या सम उपसर्ग लगाने से शब्द होता है संबल। तो यहाँ हम एक वाक्य आपको बताते हैं कि समय बहुत प्रबल होता है और मनुष्य को अपने आत्मविश्वास का ही संबल होता है। इसके उपरांत देखिए, अभिव्यक्ति के लिए यहाँ तीसरे प्रश्न में अ पूछा गया है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। यहाँ देखिए, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य तथ्यों से, सत्य से और ठोस जमीन पर जिसके पैर हैं, वही अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो केवल हवाई मंसूबे बनाता है, हवाई किले बनाता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ देखिए, एक अन्य प्रश्न यहाँ आया है, वह है समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। अब देखिए, यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज का नवनिर्माण जो है, नवनिर्माण या विकास है, प्रगति है, वह नर नारी के सहयोग पर ही निर्भर है, इससे ही संभव हो सकती है। अर्थात समाज में स्त्री और पुरुष, ये जो दोनों संसार चक्र के दो पहिए माने जाते हैं, इसमें से अगर एक पहिया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, पीछे अगर रह जाएगी तो समाज कैसे विकसित होगा, समाज किस प्रकार से प्रगति पर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि पुरुष और स्त्री, नर नारी, ये कंधे से कंधा लगा करके एक दूसरे का सहयोग करें, तो ही समाज का विकास या नवनिर्माण हो सकता है, संभव है। रसास्वादन देखिए, अब यहाँ 4 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसको यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। रचनाकार का नाम, ये जो कविता है या ये चतुष्पदियाँ हैं, इसके कवि का नाम है त्रिलोचन शास्त्री, जो एक प्रगतिशील कवि हैं, ये उनका नाम है। पसंद की पंक्तियाँ, अब देखिए, इनमें जो 8 चतुष्पदियाँ हैं, उनमें से आपको जो पसंद आए आप यहाँ लिखें, और पसंद आने का कारण भी आप बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कविता का केंद्रीय भाव यह है कि मानव समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है और उसे और अधिक परिवर्तन या विकास, प्रगति करने के लिए हमेशा उसे आत्मनिर्भर होना पड़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना पड़ता है और मिलजुल कर काम करना पड़ता है। तभी हमारा मानव समाज प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर जाकर के नवनिर्माण में संबंध होगा, नवनिर्माण में सक्षम होगा। अब यहाँ देखिए, साहित्य संबंधी ज्ञान के लिए यहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। 5वें प्रश्न में चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी के लक्षणों में, जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है कि यह जो छंद है या वृत्त है, चौपाई की तरह इसमें 4 चरण होते हैं, जिससे पहले, दूसरे और चौथे चरण में यमक, जिसे मराठी में कहा जाता है या हिंदी में जिसे अंत्यानुप्रास या टेक कहा जाता है, उससे ये लक्षण संपन्न होता है। यह चतुष्पदी का लक्षण है। अब त्रिलोचन जी के अन्य 2 काव्य संग्रहों के नाम अगर आपको लिखने हैं तो आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि परिचय में दिया गया है, आप स्वयं देखें कि
धरती, दिगंत, ये इनके दो महत्वपूर्ण कविता संग्रह आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। देखिए, अब व्याकरण से संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। लगभग ये 10 जो प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को अगर देखें तो यहाँ व्याकरणिक दृष्टि से दिए गए वाक्य में जो अशुद्धि है उनको शुद्ध करके आपको पुनः लिखना है। पहला वाक्य है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब देखिए, यहाँ जो स्वल्प विराम दिया गया है उस स्वल्प विराम को बदलें और उसकी जगह और शब्द डालें तो, और इस समुच्चय बोधक अव्यय से इस वाक्य को हम पूरा करते हैं, अतिथि आए हैं और घर में सामान नहीं है। तो इस प्रकार से उसका उत्तर हो सकता है। अब यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। अब ये अज्ञान उच्चारण में हो सकता है, लेकिन लिखते समय इसे ग में य न जोड़ करके उसे शुद्ध रूप में लिखने का प्रयास करें। वह यह है कि मराठी में जिसे ज्ञ कहा जाता है उस प्रकार से लिखें। इसके उपरांत तीसरा प्रश्न है, सत्य के उसके सत्य का पराजय हो जाता है। अब यहाँ देखिए, पराजय ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए इसे शुद्ध करते समय हमें लिखना पड़ेगा, उसके सत्य की पराजय हो जाती है। उसके सत्य की पराजय हो जाती है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यहाँ बनकर नहीं, अपितु प्रेरणा और शक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करें, अथवा प्रेरणा और ताकत एक दूसरे की परस्पर प्रेरणा और शक्ति बन करके, या परस्पर प्रेरणा और शक्ति बन करके विकास में सहभागी हों। यहाँ परस्पर पहले शब्द आना चाहिए। आगे पांचवा प्रश्न है, दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। अब यहाँ इकलौती संतान की जगह इकलौता बेटा था या इकलौता पुत्र था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिलीप यह पुल्लिंगी शब्द है। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आगे पीछे पद हुए हैं। आप इस लिफाफे को खोलकर शेष पढ़ लीजिए। इस प्रकार से इसे आप शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए, इस प्रकार भी इसका रूपांतरण हो सकता है। उसमें फूल बिछा दें, यहाँ उस पर आएगा क्योंकि उसमें बिछाना नहीं हो सकता, तो उस पर फूल बिछा दें। आठवां है, कहाँ खो गई हैं आप। अब यहाँ देखिए, कहाँ खो गई हैं आप, इस वाक्य में प्रश्नार्थकता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह कर सकते हैं, या फिर आप कहाँ खो गई हैं, इस प्रकार से भी इसका पद परिवर्तन करके भी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। इसके उपरांत 9वां प्रश्न है, एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ देखिए, नियम यह होता है कि कभी भी कर्ता पहले आता है और उसका विशेषण बाद में। तो यहाँ देखिए, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, तो यहाँ एक के पहले मैं आएगा। और 10वां प्रश्न है, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था।
इसमें भी जैसा का वैसा लिख सकते हैं, या फिर हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया, क्योंकि ये जो चलते चलते क्रिया विशेषण है यह बाद में आना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा पहला पाठ है जिसका शीर्षक चतुष्पदी यानी चतुष्पदी वृत्त में या छंद में लिखा गया है, जिसका नाम पहला पद्य पाठ है नवनिर्माण, जिसके लिए कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, जो एक प्रगतिशील कवि थे। इस संपूर्ण पाठ को हमने यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।